वो आज का टॉपिक इंटरप्ट है। सबसे पहले तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए इंटरप्ट और पॉलिंग में डिफरेंस क्या है। अभी तुमने मेथड यूज़ करा था, पॉलिंग किया था। पॉलिंग का मतलब हम वेट कर रहे हैं कि फ्लैग जब तक हाई ना हो जाए, जब तक वेट करें। तो जब तक कंट्रोलर वेट कर रहा है उस टाइम वो कुछ और नहीं कर रहा है, तो कंट्रोलर की प्रोसेसिंग पावर एक तरीके से बेस्ट हो रही है। तो इंटरप्ट का फ़ायदा ये है कि कंट्रोल की प्रोसेसिंग पावर वेस्ट नहीं होगी। जिस टाइम वो पॉलिंग वाइल वन करके तुम टी आई एफ आर को वन करने का वेट कर रहे थे, जब तक वन ना हो जाए तो कुछ नहीं कर रहा था, तो उसी टाइम पे कंट्रोल कुछ और भी काम भी कर सकता है। तो एक साथ देखा जाए तो वो दो काम कर सकता है, तो वो होता है इंटरप्ट। तो ये थोड़ा स्लो होता है, एक तो स्लो होता है और ये एग्जैक्ट नहीं देता टाइम, थोड़ा कम ज़्यादा देगा। मान लो तुमने 1 सेकेंड बनाया है तो 1.1 1.2 ऐसे देगा ये, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा डिले देगा, टाइम ज़्यादा लेगा। और ये फास्ट होता है। और दूसरा डिफरेंस है ये बिल्कुल एग्जैक्ट देगा। और ये एग्जैक्ट नहीं देगा, दो ही डिफरेंस है इनमें। तीसरा फ़ायदा हो गया कि प्रोसेसिंग पावर बच गई। जिस टाइम कंट्रोल पोलिंग करके वेट कर रहा था इंटरप्ट के आने, मतलब फ्लैग को हाई होने का, तो उस टाइम पे कुछ और भी काम हो सकता है। वो काम होता है इंटरप्ट के अंदर। इंटरप्ट के अंदर ये होगा कि नॉर्मली कंट्रोल कुछ ना कुछ काम करते रहेगा, जैसे ही टाइमर ओवरफ्लो होगा तो खुद ही इसको एक इंटरप्ट मिल जाएगा, तो वहाँ जाके जो भी करना है वो करेगा और फिर वापस आके अपना नॉर्मल काम करने लगेगा। इसका एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम टीवी देख रहे हो। एक तो तुम टीवी देख रहे हो, पहला काम ये कर रहे हो, और दूसरा काम कर रहे हो हर 1 मिनट बाद तुम बालकनी में जाके देख रहे हो कोई आया तो नहीं आया। तुमने फिर 5 मिनट टीवी देखा, फिर 1 मिनट जाके बालकनी में लगाए। तो ऐसे करते करते तुम 5 मिनट अपना नॉर्मल काम तो कर रहे हो, मगर 1 मिनट ज़्यादा दे रहे हो। तो टोटल तुम 5 मिनट वाला काम 6 मिनट में कर रहे हो, तो थोड़ा स्लो हो गए तुम। अब दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते थे, यहाँ पे तुम एक सेंसर लगा सकते थे। यहाँ पे मान लो तुम एक सेंसर लगा देते और यहाँ पे तुम एक बजर लगा देते। अगर कोई भी आता तो ये सेंसर इस बजर को बजा देता, तुम्हें पता चल जाता कोई आया है। तो अब देखो टाइम वेस्ट होना बंद हो गया। अब 5 मिनट का काम 5 मिनट में ही हो रहा है। तुम पूरे फोकस करके टीवी देख रहे हो, तुम्हें बार बार नहीं देखने पड़ रहा है। तो इंटरप्ट के अंदर ठीक ऐसे ही कुछ काम होता है। कंट्रोलर अपना खुद का काम कर रहा है, जो तुमने मेन के अंदर वाइल वन में लिखा है, अपना मेन काम वो मेन के अंदर कर रहा है। मान लो तुमने मेन प्रोग्राम में लिखा कि एलईडी टॉगल होते रहे इनफाइनाइटली, तो एलईडी तो टॉगल हो रही है, एलईडी टॉगल हो रही है, मगर तुम साथ में इसको एक काम और दे रहे हो कि हर 1 सेकंड बाद बजे बज जाए। तो एक तो मेन फंक्शन यहाँ पे चल रहा है जो एलईडी को टॉगल कर रहा है, और साथ में एक इंटरप्ट का फंक्शन होगा। इंटरप्ट का एक फंक्शन होगा, ये बाहर बनेगा मेन के बाहर। यहाँ पे तुम लिख दोगे, कुछ ऐसा लॉजिक लगा दोगे कि 1 सेकंड बाद यहाँ पे बजर बज जाए। तो अब देखो दो काम एक साथ हो रहे हैं। वो नॉर्मली एलईडी को टॉगल कर रहा है, और जैसे 1 सेकंड हुआ वो जंप करके गया यहाँ पे, क्योंकि 1 सेकंड का तुमने लगा रखा है। जंप करके यहाँ गया, उसने बजर को बजाया, बजे को थोड़ा सा बजा के फिर वो वापस आ गया अपने नॉर्मल काम में। फिर एलईडी को टॉगल करता रहा। फिर 1 सेकंड जैसे हो गए, दोबारा यहाँ आया, बजर को ऑन किया, ऑफ किया और वापस चला गया। तो एक तरीके से देखा जाए दो काम कर रहा है, एलईडी भी टॉगल कर रहा है और 1 सेकंड में बजर भी बजा रहा है। अब इसमें एक चीज़ और है, इसका कुछ एड्रेस होता है। इंटरप्ट जहाँ पे भी स्टोर होते हैं उनका कुछ एड्रेस होता है रोम के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो मेन प्रोग्राम में भी कुछ एड्रेस होगा। तो इंटरप्ट में ये होता है, ये इस एड्रेस से जंप करके यहाँ चला जाता है जब भी इसको इंटरप्ट मिलता है। इंटरप्ट का मीनिंग क्या होता है, चीज़ों को रोक देना, मेन काम को रोक देना। तो मेन काम तो यहाँ चल रहा था, जैसे इंटरप्ट आया तो जंप करके यहाँ चला गया अपने इंटरप्ट की रूटीन में, यहाँ जो भी लिखा था एक्सिक्यूट किया और वापस आ गया।
और एक चीज़ और याद रखते हैं, यहाँ इंटरप्ट के लिए जो स्पेस होता है ये कम होता है, तो यहाँ तुम ज़्यादा लाइनें नहीं लिख सकते। तो हम कोशिश करते हैं इसके अंदर कोई फंक्शन कॉल ना करें, कोई छोटा सा काम है वो करवा सकते हैं। जैसे कि हमने बजट को ऑन ऑफ करवा दिया, ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। अब बजट को ऑन ऑफ कैसे करवाओगे, तुम यहाँ डिले यूज़ नहीं करोगे। तुम सोचोगे तुमने बजट ऑन लिखा फिर डिले लिखा 1 सेकंड का, बजट ऑफ लिखा, तुम ऐसे नहीं लिखोगे। तुम लिखोगे बजट इक्वल टू नेगेशन ऑफ बजट। मान लो बजट की वैल्यू पहले 1 थी, अब तुम इसका नेगेशन कर दोगे, 1 सेकंड बाद बजट ऑफ हो गया, फिर 1 सेकंड बाद दोबारा यहाँ आएगा, बजट की वैल्यू अगर 0 थी तो 1 कर देगा, 1 सेकंड बाद दोबारा 0 कर देगा। तो इस तरीके से बजट बजेगा। ये भी तो वाइल के अंदर है सर। नहीं, ये वाइल के अंदर नहीं रहेगा। इंटरप्ट का काम ही यही है कि मेन के बाहर काम करना, मतलब 2 काम एक साथ पैरेलली चल रहे हैं, तुम ऐसा समझ सकते हो। वैसे तो एक बार में एक ही काम कर रहा है, एलईडी को टॉगल कर रहा है। मैं अगर जैसे इसको इंटरप्ट मिला, वो जंप करके इंटरप्ट वाले अपने फंक्शन में गया और उसने बजट को ऑन या ऑफ कर दिया, फिर नॉर्मली वो एलईडी को दोबारा टॉगल करने लगा, कर ही रहा है, फिर 1 सेकंड बाद दोबारा जंप करके आया, बजट को ऑन ऑफ करके दोबारा आ गया। तो ये ऐसे चलता है। मेन के अंदर एलईडी टॉगल किया, फिर जंप करके यहाँ आया, फिर वापस कहाँ जाएगा, जहाँ से इसने छोड़ा था अपने काम को, इसकी नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे। फिर ये वाइल 1 के अंदर दोबारा लीड टॉगल करेगा। और वो स्टोर कहाँ करता है एड्रेस को, स्टैक पॉइंटर में। स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर होता है, तो कहीं भी जंप करने से पहले वो यहाँ पे अपना एड्रेस स्टोर कर लेता है। मान लो ये लाइन नंबर 1 पे हमने लिखा एलईडी टॉगल करना है, अब 1 सेकंड बाद इंटरप्ट आया तो स्टैक पॉइंटर में 1 को स्टोर कर लेगा, इस एड्रेस को स्टोर कर लेगा जहाँ पे वो करेंटली वर्क कर रहा था। अब वो जंप करके इंटरप्ट के अंदर जाएगा। अब इंटरप्ट से जब वो बाहर आएगा उसे पता होना चाहिए ना कहाँ आना है, तो दोबारा जाएगा स्टैक पॉइंटर पे, देखिएगा क्या एड्रेस था, कहाँ से चल रहे थे, तो अब वो उसकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ कुछ लिखा तो है नहीं, फिर दोबारा जाएगा वाइल 1 में, क्योंकि वाइल 1 में इनफाइनाइट प्रोग्राम चलता है, फिर दोबारा एडिट टॉगल कर देगा। तो ऐसे ही काम करता है। उसके बाद इंटरप्ट की टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला होता है टाइमर इंटरप्ट। पहले टाइमर इंटरप्ट होता है। टाइमर तुम्हें पता है कैसे काम करता है। अभी नॉर्मली तुम पॉलिंग कर रहे थे, जब तक वो फ्लैग हाई ना हो जब तक वेट कर रहे थे। अब इन टाइमर इंटरप्ट में क्या होगा, एक अलग से टाइमर इंटरप्ट का एक अलग से फंक्शन बन जाएगा। तो वाइल 1 में तो नॉर्मली जो भी तुम्हें चलाना है वो चलाओगे, साथ में अगर तुम्हें एलईडी भी टॉगल करवानी है तो तुम टाइमर वाले फंक्शन में एलईडी टॉगल डाल दोगे, तो 2 काम एक साथ करेगा। मान लो तुम्हें 7 सेगमेंट पे कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो वाइल 1 में तो तुम 7 सेगमेंट का डिस्प्ले डाल दोगे, 7 सेगमेंट का डिस्प्ले चल जाए। अब तुम चाहते हो हर 1 सेकंड बाद वो वैल्यू चेंज हो जाए। मान लो तुम्हें क्लॉक बनानी है, तो क्लॉक में क्या होता है, 7 सेगमेंट 0 0 0 0 आता है, 1 सेकंड बाद लास्ट वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, 1 आता है, 2 आता है। तो नॉर्मली तो डिस्प्ले इसके अंदर चलेगा, मेन के अंदर वाइल 1 के अंदर डिस्प्ले करने का काम कर रहा है, कंटिन्यूसली डिस्प्ले करते जा रहे हैं। मगर जो वैल्यू आ रही है ना डिस्प्ले के अंदर 1 2 3 4, उस वैल्यू को चेंज कर देगा। मान लो 0 वैल्यू आ रही है सबसे लास्ट वाले 7 सेगमेंट पे, तो टाइमर के अंदर तुम ऐसा लॉजिक लिख दोगे कि हर 1 सेकंड बाद वो वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाए, तो तुम्हारा क्लॉक बन गया। क्लॉक बनाने का लॉजिक यही है। तो टाइमर इंटरप्ट में ये होता है, जब भी टाइमर ओवरफ्लो होता है तो इंटरप्ट वाली रूटीन में चला जाता है खुद ही, हमें पॉलिंग करके वेट नहीं करना पड़ता, खुद जंप करके वहाँ जाएगा, जो भी लिखा है एग्जीक्यूट करेगा, फिर मेन के अंदर वापस आ जाएगा। दूसरा होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट का मतलब माइक्रो कंट्रोलर की एक्सटर्नल पिन को हमने इंटरप्ट बना रखा है। जैसे तुमने काउंटर किया था ना, बिल्कुल वैसे ही।
हमने किसी पिन को इंटरप्ट बना दिया है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम इस पिन को दबाएंगे, जब भी पिन दबाएंगे तो एक्सटर्नल इंटरप्ट आ जाएगा। एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट का एक फंक्शन बना होगा, उस फंक्शन में चला जाएगा वो। तो इसका यूज़ है स्टॉप वॉच में। मान लो तुमने क्लॉक तो बना लिया, टाइमर लगा के बना लिया, क्लॉक हर एक सेकंड वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। अब तुम चाहते हो जैसे तुम बटन दबाओ तो वो वैल्यू स्टॉप हो जाए, जो इंक्रीमेंट हो रही थी ना अब इंक्रीमेंट ना करे। तो तुम इसके एक्सटर्नल इंटरप्ट वाली फंक्शन में ऐसा लॉजिक लिख दोगे कि जो टाइम चल रहा था वो रुक जाए। या मान लो तुम्हें रीसेट करना है, तो वैल्यू 1 2 3 4 चल रही थी अपने आप, एक सेकेंड में तुमने बटन दबाया, बटन दबाते ही तुम उस वैल्यू को जीरो कर दोगे, सारी वैल्यू को। तो क्या होगा, बटन दबाते ही रीसेट होगी वैल्यू, दोबारा जीरो से चलना स्टार्ट हो गया। ये एक्सटर्नल इंटरप्ट हो गया। उसके बाद होता है सीरियल इंटरप्ट। बस तुम शॉर्ट में लिख दो टाइमर इंटरप्ट कब आएगा, जब टाइमर ओवरफ्लो होगा तो खुद ही टाइमर इंटरप्ट आएगा और इंटरप्ट के फंक्शन में चला जाएगा। और एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा जब एक्सटर्नल इंटरप्ट वाली पिन पे कुछ चेंज होगा। और सीरियल इंटरप्ट कब आएगा, जब भी कोई डेटा रिसीव या ट्रांसमिट होता है तो सीरियल इंटरप्ट आता है। या तो डेटा रिसीव हुआ है उसकी रिसीव वाली पिन पे, या डेटा ट्रांसमिट हुआ है तो इंटरप्ट आ जाता है। इसको एक एग्जाम्पल समझो, मान लो तुम्हारा मोबाइल है, उसमें आर्म प्रोसेसर यूज़ हुआ है। अगर हम इंटरप्ट नहीं लगाते सीरियल कम्युनिकेशन का, तो क्या होता है, हम कॉलिंग कर रहे होते हैं। मान लो तुम गाना प्ले कर रहे हो तो कंट्रोलर गाना प्ले करने में बिजी हो जाता, तो उस टाइम तो वो चेक कर नहीं पाता कोई मैसेज आया या नहीं आया, तो वो मैसेज तुम रिसीव नहीं कर पाते। तो उसमें इंटरप्ट का यूज़ हुआ है। जैसे ही कोई मैसेज आता है तो सारे काम को रोक के पहले उस मैसेज को स्टोर कर लेता है कहीं पे। वो बहुत कम टाइम के लिए रोकता है। मान लो गाना प्ले कर रहे हो, गाना बहुत 1 मिली सेकेंड के लिए रुका और वो मैसेज को उसने स्टोर करा, फिर गाना दोबारा तुम्हारा रिज्यूम हो गया, मगर तुम्हें पता नहीं चल पाया। तो सीरियल इंटरप्ट का ही फ़ायदा वो डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। कोई भी डाटा रिसीव हो, पहले सारा काम रोक के डाटा रिसीव करेगा, फिर उस काम को रिज्यूम कर देगा। फिर चौथा इंटरप्ट आता है एडीसी का। जो ईवीआर होता है इसमें इनबिल्ट एडीसी होता है, तो एडीसी का इंटरप्ट भी होता है। कोई भी अगर एडीसी अगर इसका कन्वर्सन कंप्लीट हो जाता है तो इंटरप्ट आता है। तुमने एडीसी को कन्वर्ट करने के लिए लगा दिया, स्टार्ट तो कर दिया कि कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करने में कुछ ना कुछ टाइम लेता है, कुछ माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड। तो जैसे ही कन्वर्सन कंप्लीट हो जाए हमें डेटा मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कन्वर्सन कंप्लीट हो गया और डेटा आ जाएगा। और इसके अलावा और भी इंटरप्ट होते हैं, कंपेयर कैप्चर वगैरह होते हैं इंटरप्ट। कंपेयर कैप्चर में होता है जैसे कि टाइमर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। कंपेयर का मतलब होता है किसी वैल्यू से कंपेयर करना। तुमने किसी और रजिस्टर में वैल्यू डाल रखी है और टाइमर की वैल्यू जब उसके इक्वल पहुंच जाएगी बढ़ते बढ़ते, तो वो कंपेयर करके हमें बता देगा वैल्यू इक्वल पहुंच गई है, वो कंपेयर हो गया। और कैप्चर का मतलब होता है टाइमर की वैल्यू कैप्चर करना है, टाइमर चल रहा है करंटली उसकी वैल्यू को रीड करना। तो इसके भी इंटरप्ट होते हैं, मगर मेन ये 4 होते हैं इसके अंदर। 5वां तुम लिख सकते हो कैप्चर कंपेयर। कंपेयर मतलब वैल्यू कंपेयर करना टाइमर की वैल्यू को, और कैप्चर मतलब पकड़ना, मतलब जो ही टाइमर में वैल्यू है उसको ले लेना। तुमने लिख लिया टाइप्स? उसके बाद देखो एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल होता है।
ये रोम के अंदर एक टेबल बनी होती है। इस टेबल के अंदर ये मेंशन होता है किस इंटरप्ट का नंबर क्या है, मतलब किस इंटरप्ट का एड्रेस क्या है। ये एड्रेस को रखिएगा, बस तुम ये लिख लो, नोट कर लो, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। रूम के अंदर होता है और ये एड्रेस को स्टोर करता है, किस एड्रेस पे कौन सा इंटरप्ट है। हाँ, तुम कुछ एड्रेस, कुछ एग्जांपल नोट कर लो। 000 एड्रेस पे रीसेट इंटरप्ट होता है, जो रीसेट इंटरप्ट का जो एड्रेस होता है 0 पे स्टोर होता है। जब भी तुम कंट्रोलर के रीसेट बटन दबाते हो तो क्या होता है, वो 0 एड्रेस से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, मतलब वो 0 वाले एड्रेस पे चला जाता है। उसी तरह इंटरप्ट जो 2 होता है ना, 02 एड्रेस, वो एड्रेस होता है इंटरप्ट 0 का, एक्सटर्नल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट भी काफ़ी टाइप के होते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 का जो एड्रेस होता है, 3 टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 का जो एड्रेस होता है वो 2 पे स्टोर होता है। जो मेन हम यूज़ कर रहे हैं उनके एड्रेस लिखने हैं बस। और उसके बाद टाइमर 0 जो 16 नंबर पे होता है, टाइमर 0 का इंटरप्ट होता है। इसका मतलब जब भी टाइमर ओवरफ्लो होगा तो एड्रेस नंबर 16 पे जाएगा और वहाँ पे जो भी तुमने लिखा है टाइमर का फंक्शन बना के वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपने मेन प्रोग्राम में वापस आ जाएगा। और 20 पे एडीसी का होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइमर इंटरप्ट। तुम्हें पता चलेगा एड्रेस कहाँ कहाँ होते हैं। ये काम कैसे करेगा, मान लो तुम मेन प्रोग्राम जो बना रहे हो वो एड्रेस नंबर 40 पे बना रहे हो, ये मान लो। तो लाइन नंबर 40 पे तुमने कुछ लिख रखा है, तो नॉर्मली तो वाइल 1 में 40, 41, 42 पे चल रहा है, फिर 40, 41, 42 क्योंकि वाइल 1 में चल रहा है। अब जैसे इंटरप्ट आया, मान लो टाइमर इंटरप्ट आया, तो वो चलाएगा एड्रेस नंबर 16 पे। 16 पे जो तुम फंक्शन बना के लिखोगे वही लाइनें होगी और वो एग्जीक्यूट करेगा। करने के बाद वापस यहीं पे आ जाएगा 40, 41, 42। 16 है क्या सर? ये एड्रेस है। मैं तुम्हें एक और डायग्राम से बताता हूँ। देखो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये रोम होती है, प्रोग्राम रोम के अंदर स्टोर होता है ना। तो रोम की जो स्टार्टिंग लोकेशन होती है, यहाँ पे इंटरप्ट के एड्रेस डिफाइंड होते हैं। तो जो हम मेन प्रोग्राम जो लिखते हैं वो यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करते, हम थोड़ा आगे से यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ पे हम अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं। अब कंट्रोलर का काम ये होता है, वो एग्जीक्यूट कैसे करता है, नीचे से स्टार्ट करता है 0, 1, 2, 3। मान लो तुमने 5 पे मेन प्रोग्राम लिख रखा है, लाइन नंबर 5 पे, तो एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करेगा। एड्रेस नंबर 0 पे जाएगा, यहाँ पे जो लिखा है एग्जीक्यूट करेगा, 1 पे जाके एग्जीक्यूट करेगा। मगर बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी इंटरप्ट होते हैं ना वो डिसेबल होते हैं। तो क्या होता है, एड्रेस नंबर 0 पे तो जाता है, मगर जंप करके यहाँ से जंप करके वो सीधे मेन पे आ जाता है। नॉर्मली ये होता है प्रोग्राम में। और मेन के तुमने यहाँ पे वाइल 1 लगाया तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे घूमते रहेगा वाइल 1 में। जो भी लिखा है इसके अंदर एग्जीक्यूट करते रहेगा, इसी के अंदर कहीं बाहर नहीं आएगा। मगर तुम जब इंटरप्ट को इनेबल करते हो, मान लो तुमने टाइमर इंटरप्ट को इनेबल करा और टाइमर इंटरप्ट का एड्रेस है यहाँ पे इस वाली लोकेशन पे, तो जैसे 1 सेकेंड होगा तो जिस भी एड्रेस पे एग्जीक्यूट कर रहा था उस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करेगा, नहीं स्टैक पॉइंटर में स्टोर करेगा और जंप करके आ जाएगा इस एड्रेस पे। वो यहाँ से जंप करके आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, जो तुमने इंटरप्ट के फंक्शन में लिखा होगा वही लिखा होगा, और उसे एग्जीक्यूट करेगा वापस अपने मेन प्रोग्राम में चले जाएगा इस वाइल लूप के अंदर।
तो बस ये याद रखना है, जब भी कंट्रोल एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन करता है, नीचे से करता है, 0 1 2 3 4 करके करता है। अब हमें दो इंटरप्ट करने हैं, एक हमें करना है टाइमर 1 इंटरप्ट। तुम किसी भी टाइमर को एज इंटरप्ट चला सकते हो, टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2। हम टाइमर 1 को एज इंटरप्ट चलाएंगे। टाइमर 1 कितने बिट का होता है? 16 बिट का। अभी तुमने 8 बिट वाला टाइमर चलाया था ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर 16 बिट का होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 2 की पावर 16 तक, 65536 तक। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जो कैलकुलेशन हमने टाइमर 0 में करी थी वो कैलकुलेशन तुम्हें इसमें करनी है। टाइमर 0 में तुमने देखा था 8 बिट का था, तो वो कितना दे रहा था? 64 नैनो सेकेंड में एक इंक्रीमेंट कर रहा था, 64 नैनो सेकेंड में एक इंक्रीमेंट कर रहा था, और टोटल ओवरफ्लो हो रहा था 16 मिली सेकेंड में। ये हमने कल कैलकुलेट किया था। अब ठीक वैसे तुम्हें टाइमर 1 का निकालना है। टाइमर 1 की हर एक वैल्यू कितने देर में इंक्रीमेंट होगी और टोटल ओवरफ्लो कितने देर में होगा, ये तुम कैलकुलेट करो। ये देखो, हमें 100 मिली सेकेंड बनाना है, 1024 का प्री स्केलर यूज़ करना है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 16 मेगाहर्ट्ज़ अपॉन 1024, ये आ जाएगी 15 किलो हर्ट्ज़। अब इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे, 64 मिली सेकेंड आएगा जैसे कल आया था। तो इसका मतलब 64 माइक्रो सेकेंड में टाइमर एक बार इंक्रीमेंट करता है। अब कितनी बार इंक्रीमेंट करें कि 100 मिली सेकेंड बन जाए, तो उसके लिए हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 1562 आ जाएगा। मतलब 1562 बार टाइमर इंक्रीमेंट करता है तो 100 मिली सेकेंड का डिले बनता है। अब इसके बाद देखो, अब हमें स्टार्टिंग वैल्यू निकालनी है कि हम टाइमर को कितने से स्टार्ट करें कि 100 मिली सेकेंड बन जाए। तो ये टाइमर 1 है 16 बिट का, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 65535 तक जाएगा, और तुम्हें पता है 100 मिली सेकेंड 1562 काउंट में बनेगा। हमें यहाँ तक नहीं भेजना इसे। अगर हमने इसको 0 से स्टार्ट किया होता तो हमें 1562 तक ही रखना था, मगर ये टाइमर है, यहाँ पे तो रुकेगा ही नहीं, रुकेगा हमेशा लास्ट वाली वैल्यू पे जाके। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि कुछ बड़ी वैल्यू से हम स्टार्ट करें कि टाइमर रुके। तो बस हमें याद रखना है कि टाइमर इतनी बार चल जाए, 1562 बार चल जाए, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। इसमें से हम ये माइनस करेंगे, 63973 आ जाएगा। स्टार्ट कर लेंगे। अगर हम इस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे 63973 से, तो यहाँ तक पहुँचने में इसको 1562 काउंट लगेगा। 1562 काउंट लगेगा, मतलब 100 मिली सेकेंड बन जाएगा अगर हम इस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। इस समझ में आया तुम्हें? बस हमें ये वैल्यू निकालनी थी, इसके बाद प्रोग्राम है इसका। इसका प्रोग्राम देखो, सबसे पहले तुम इसकी इंटरप्ट की हेडर फाइल को इंक्लूड करोगे। क्योंकि तुम इंटरप्ट का यूज़ कर रहे हो, सारे जो इंटरप्ट के फंक्शन होंगे इसके अंदर बने बनाए होंगे, तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ फंक्शन कॉल करोगे। और तुम इसके बाद क्या करोगे, ABI की जो हेडर फाइल है वो भी इंक्लूड होगी।
ये तो पहले से इंक्लूड होती है AVR वाली, ये खुद ही बन के आ जाता है। अब इस प्रोग्राम में तुम्हें LED पोर्ट को टॉगल करना है। तो तुम पहले LED पोर्ट, मतलब जिस पे LED कनेक्टेड है, मान लो पोर्ट D है, पोर्ट D है तो तुम्हें DDR उसका बनाना पड़ेगा। DDR D इक्वल टू 0xFF। इससे क्या होगा, वो आउटपुट बन जाएगा। उसके बाद while 1 स्टार्ट हुआ है। अब तुम while 1 में कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम इंटरप्ट की हेल्प से करवाना चाहते हो, जो भी करवाना चाहते हो, तो इसलिए तुम while 1 को खाली छोड़ दोगे। बाई डिफ़ॉल्ट तो while 1 में ही इसका कंट्रोल चलेगा, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट तो कंट्रोल कुछ काम करेगा ही नहीं, मगर जैसे 1 सेकंड का टाइमर आएगा तो अपने इंटरप्ट वाले फंक्शन में जाके जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब हम इंटरप्ट का एक फंक्शन बनाते हैं। इसको बनाने का एक तरीका है कि हमें बिल्कुल वही लाइन लिखनी है, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ISR और ब्रैकेट में हम डाल देंगे टाइमर अंडरस्कोर OVF। जो हमने इंटरप्ट की हेडर फाइल डिफाइन करी उसके अंदर ये फंक्शन पहले से डिफाइंड होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका एड्रेस डिफाइंड होगा। हेडर फाइल में इसका एड्रेस डिफाइंड होगा। जो भी आएगा इसके अंदर। अब तुम करवाना क्या चाहते हो, अब एक चीज़ रह गई, हमने टाइमर की कोई सेटिंग तो करी नहीं। मेन में जाने से पहले हमें टाइमर की सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है, प्लीज़ के लिए सिलेक्ट करना है 1024 का, तो हम वैल्यू डालते हैं 05। याद है कल डाला था TCCR रजिस्टर में, मगर हम इसके साथ 1 भी लगाएंगे क्योंकि हम टाइमर 1 चला रहे हैं। और इसका A और B दो नाम से होता है तो हम B वाले में डाल रहे हैं 0x05। TCCR जो टाइमर 1 रजिस्टर होता है ना, दो नाम से होते हैं, एक तो A होता है, B होता है, तो हम B वाले में वैल्यू डालते हैं प्लीज़ के लिए। उसके बाद मैंने बताया था स्टार्टिंग वैल्यू टाइमर की स्टार्टिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक रजिस्टर होता है TCNT1, मतलब टाइमर का जो काउंट वाला रजिस्टर है, इसमें हम पहले से वैल्यू डाल रहे हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस वैल्यू को तुम डायरेक्ट डाल सकते हो 63973, जो वैल्यू हम कैलकुलेट करके लाए थे। उसके बाद ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल कर देते हैं, while 1 में जाने से पहले इनेबल कर देते हैं। ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए SCI लिखो। ये थी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ टाइमर। और ये थी 1024 T स्केलर। तो मैंने स्टेप्स क्या बताए थे, हम पहले ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करते हैं, फिर टाइमर के इंटरप्ट को इनेबल करते हैं। अभी तक टाइमर चल तो गया हुआ, इसका इंटरप्ट इनेबल नहीं हुआ, मतलब कि जब ओवरफ्लो होगा तो वो हमें बताएगा नहीं कि ओवरफ्लो हो चुका है, जब तक हम इसके इंटरप्ट को इनेबल नहीं करेंगे। तो हम ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करने के बाद इसके बाद हम टाइमर इंटरप्ट को इनेबल करेंगे। टाइमर का जो इंटरप्ट था मैंने बताया था TIMSK इस रजिस्टर में होता है। ये बताया था मैंने TIMSK की जो लास्ट वाली बिट होती है टाइमर को इनेबल करने, इसकी लास्ट वाली बिट को हम इनेबल करेंगे। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, TIMSK एंड इक्वल टू
1 से हम 0 लिख सकते हैं। तुम साथ में कमेंट भी लिख लेना, कभी अगर तुम्हारा वाइवा होगा तो तुमसे पूछ सकते हैं इस टाइम का क्या मतलब है। तो मेन के अंदर हम सारी सेटिंग कर लेते हैं, किसको इनपुट बनाना है, किसको आउटपुट बनाना है, और टाइमर के अंदर क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या क्या स्टार्ट करना है। उसके बाद जो भी मेन लॉजिक रहेगा वो इंटरप्ट वाले फंक्शन में डाल देंगे। ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, हमारी एलईडी पोर्ट डी पे कनेक्टेड है ना, तो हम लिखेंगे पोर्ट डी इक्वल टू नेगेशन ऑफ पोर्ट डी। मान लो पहली बार पोर्ट डी में वैल्यू हाई है, तो हाई आने की वजह से एलईडी नहीं जल रही, तो 1 सेकंड बाद वो यहाँ पे आएगा तो उसको लो कर देगा, सारी पिनों को लो कर देगा, एलईडी सारी जल जाएगी। अगली बार 1 सेकंड बाद दोबारा यहीं पे आएगा, तो हर 1 सेकंड में कभी हाई कर देगा पोर्ट को, कभी लो करेगा, मतलब हर 1 सेकंड में एलईडी जल रही है। अब तुम अगर क्लॉक बनाओगे तो क्लॉक में तुम क्या करोगे? 100 मिली सेकेंड में आएगा सर। हाँ, ये 100 मिली सेकेंड में आएगा। तो तुम इसको टाइम को और बढ़ा सकते हो ना, यहाँ पे तुम कंडीशन लगा सकते हो। एक मिनट, तुम यहाँ पे लिख सकते हो काउंट प्लस प्लस। तुमने CNT प्लस प्लस किया, अब तुम काउंट को कितनी बार चलाओगे? मान लो काउंट की वैल्यू 0 थी, तुम्हें 1000 मिली सेकेंड बनाना है और ये है 100 मिली सेकेंड। काउंट को 10 बार चलाओगे तो तुम यहाँ कंडीशन डालोगे, अगर काउंट की वैल्यू 10 हो जाए, बिल्कुल वही काम करना है जो उसमें किया था। काउंट की वैल्यू अगर 10 हो जाए तो काउंट को 0 कर दो, और साथ में तुम एलईडी को टॉगल कर दो जो तुम यहाँ कर रहे थे। ये अगर तुम यहाँ करोगे तो 100 मिली सेकेंड में होगा, मगर तुम इस ब्रैकेट के अंदर करोगे तो 1 सेकेंड में होगा। तो ये तो हमारा प्रोग्राम बन गया। मैंने एलईडी ब्लिंक का बताया, वैसे तुम्हें 7 सेकंड का करना है। 7 सेकंड पे हर एक टाइम, हर एक बार वैल्यू चेंज होनी चाहिए। मतलब पहले तुम एलईडी पे ही करके देखना, एलईडी वाला और जो है फिर वो ट्राई करना। अब देखो 7 सेगमेंट का कैसे करोगे। 7 सेगमेंट का एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाओगे, जिसके अंदर तुम पोर्ट पे वैल्यू डालते हो, ट्रांजिस्टर को ऑन करते हो, ऑफ करते हो, वो तुम डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाओगे, और उस फंक्शन को कॉल करोगे वाइल वन में, क्योंकि डिस्प्ले तो हम हमेशा ही करवाना है, हमेशा कुछ ना कुछ एलईडी 7 सेगमेंट पे दिखाई देते रहे। तो डिस्प्ले तुम यहाँ पे कॉल कर दोगे, बार बार वो डिस्प्ले करेगा, मगर वो डिस्प्ले क्या करेगा, मान लो 7 सेगमेंट का जो लास्ट वाला 7 सेगमेंट है उसमें तुम कोई वेरिएबल डाल रहे हो, मान लो तुम वहाँ डाल रहे हो 1, ONE1, उस वेरिएबल की वैल्यू है 0 स्टार्टिंग में, तो तुम चाहते हो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1++ लिख सकते हो। 1 सेकंड बाद यहाँ पे आएगा, उस 1 वाले वेरिएबल की वैल्यू 1 कर देगा, और डिस्प्ले क्या करेगा, उस 1 को लास्ट वाले 7 सेगमेंट डिस्प्ले कर देगा, जो 1 की वैल्यू है ना उसको डिस्प्ले कर देगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। फिर 1 सेकंड बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 को डिस्प्ले कर देगा, 1 सेकंड बाद 3 हो जाएगी, 3 को डिस्प्ले कर देगा, ऐसे ही चलते रहेगा। ऐसे ये 1 सेगमेंट पे हो जाए तो तुम फिर 4 पे डाई कर लो, 4 वाले पे डाई करोगे तो थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। सर हमने इंटरप्ट तो बनाया, पर हमारे प्रोग्राम में मल्टीटास्क तो है नहीं सर। ये मल्टीटास्क ऑरिजिनल में नहीं होता, मगर हमें ऐसा लगता है कि मल्टीटास्क कर रहा है। अब देखा जाए तो ये 2 काम कर रहा है, एक साथ तो नहीं कर रहा, मगर 2 काम कर रहा है। बाय डिफॉल्ट वो डिस्प्ले कर रहा है 7 सेगमेंट पे, अगर तुम यहाँ से डिस्प्ले हटा दो ना, यहाँ पे डालो तो डिस्प्ले करना बंद कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो वाइल वन में रहता है, हमेशा वाइल वन में रहता है मैक्सिमम टाइम पे। अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में 99.9% टाइम अपना वाइल वन में रहेगा। यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए आएगा, यहाँ पे आएगा, जल्दी से चेक करेगा क्या हो रहा है, काउंट को इंक्रीमेंट करेगा और भाग जाएगा जल्दी से, फिर वाइल वन में आ जाएगा। तो मल्टीटास्किंग कर तो रहा है, मगर एक बार में एक ही काम नहीं कर रहा है, तो जो एक ही काम करता है मगर वो बहुत फास्ट करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक साथ कर रहा है। जैसे आम प्रोसेसर है, ये तो 16 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा था, तो ये
ये फिर भी इतना फास्ट है। अब आर्म कंट्रोल पे जाओगे वहाँ 48 मेगाहर्ट्ज़ 72 मेगाहर्ट्ज़ इतनी स्पीड पे काम करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसकी वजह से इसमें इंटरप्ट ज़्यादा होते हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता, हम इतना डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, माइक्रो सेकेंड में काम हो रहा है। तो तुम ये कर लोगे, नेक्स्ट टॉपिक करें। अब तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तो एक्स्ट्रा इंटरप्ट जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि दोनों में जो रजिस्टर होते हैं वो सेम होते हैं। अभी तुमने टाइमर वाले इंटरप्ट को इनेबल किया किसी रजिस्टर में जाके, अब तुम एक्स्ट्रा इंटरप्ट वाले रजिस्टर को इनेबल कर दोगे, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा इंटरप्ट के लिए एक अलग से रजिस्टर होता है GICR रजिस्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल इंटरप्ट। मैंने बताया था एक्सटर्नल इंटरप्ट क्या होता है, बताओ। जब सर हम किसी एक्सटर्नल से चेंज करते कंट्रोलर की एक्सटर्नल पिन जो कि इंटरप्ट की पिन है उस पर चेंज आएगा तो इंटरप्ट आएगा। अभी तो हर एक सेकंड वैल्यू इंक्रीमेंट करनी थी, मगर तुम चाहते हो जब भी तुम बटन दबाओ एक्सटर्नल इंटरप्ट वाली, वहाँ पे एक बटन लगा के दबाओ तो इंक्रीमेंट करे। तो जैसे काउंटर काम करता था वैसे काम करेगा ये भी। जैसे तुम बटन दबाओगे इसकी इंटरप्ट वाली फंक्शन में जाएगा, वहाँ पे तुमने काउंट प्लस लिख रखा होगा, काउंट प्लस कर लिया। अब इस एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए पहला रजिस्टर होता है GICR। इसकी फुल फॉर्म लिखो, जनरल इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर। अब ये जो स्टार्टिंग के चार बिट होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 5 यूज़ नहीं करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं और यूज़ होगा, जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे लास्ट के 3 भी नहीं, हम करेंगे ये वाला। यहाँ पे इंटरप्ट 1 होता है, INT1 इंटरप्ट 1 होता है। यहाँ होता है इंटरप्ट 0 मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट, और यह होता है इंटरप्ट 2। तुम EI लिख सकते हो शॉर्टकट में, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 यहाँ होता है, 0 यहाँ होता है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 2 यहाँ होता है। जिस भी इंटरप्ट को इनेबल करना है उस वाले बिट को बंद कर दो तो वो इनेबल हो जाएगा। अब इंटरप्ट इनेबल हो गया, इसके बाद हमें जब भी एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है हमें कौन से एज पे चाहिए। जैसे तुमने काउंटर में चलाया था ना, तुम्हें फॉलिंग एज में चाहिए, राइजिंग एज में चाहिए, तो इसके लिए एक रजिस्टर होता है MCUCR जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी एज पे इंटरप्ट को लाना है। ये तुमने बना लिया था ना। कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर, MCU है माइक्रो कंट्रोल यूनिट, फुल फॉर्म लिख लो, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट MCUCR। और कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर, माइक्रो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर, कंट्रोल एंड स्टेटस MCU का मतलब माइक्रो कंट्रोलर यूनिट या माइक्रो कंट्रोल यूनिट कुछ लिख सकते हो, और CR का मतलब होता है, ये होता है कंट्रोल रजिस्टर, नहीं स्टेटस नहीं, CR है बस। ये वाला दूसरा है, एक MCU CR होता है, एक MCU SR होता है। जो SR होता है वो स्टेटस रजिस्टर होता है और जो CR होता है वो कंट्रोल रजिस्टर होता है। बस लास्ट वाला देखो, CR मतलब कंट्रोल रजिस्टर और लास्ट में SR होगा तो स्टेटस रजिस्टर। तो ये बताएगा टाइप ऑफ इंटरप्ट, मतलब कौन सी एज का इंटरप्ट हमें लाना है। इसकी लास्ट की 2 बिटें डिसाइड करेगी।
इसको हम बनाते हैं। देखो ये जो लास्ट की 2 बिट होती है एक्सटेंड इंटरप्ट जीरो वाली का डिसाइड करती है। एक्सटेंड इंटरप्ट जीरो वाले का डिसाइड करती है कौन सा एज सेलेक्ट होगा, राइजिंग या फॉलिंग। एक्सटेंड इंटरप्ट जीरो के लिए होती है। और ये जो होती है ये होती है एक्सटेंड इंटरप्ट 1 के लिए। एक्सटेंड इंटरप्ट 1 की एज को डिसाइड करेगा, एक्सटेंड इंटरप्ट जीरो की एज को डिसाइड करेगा। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ये तुमने बनाया था? अब हम एक्सटेंड इंटरप्ट जीरो चला रहे हैं तो हमें सिर्फ लास्ट की 2 बिट्स से मतलब है। ये लास्ट की 2 बिट डिसाइड करेगी जो एक्सटेंड इंटरप्ट जीरो है वो कौन सा एज लेगा। अब बस इसमें ये लिखना है कि किस पे क्या होता है। 0 0 होता है, अगर तुम 0 0 डाल दो तो क्या होगा 0 1 1 0 और 1 1। ये है लो लेवल। अगर तुमने 0 0 कर दिया लो लेवल आएगा। तुम्हें पता है लो लेवल, हाई लेवल, राइजिंग एज, फॉलिंग एज। राइजिंग एज फॉलिंग एज बताओ। मैं लेवल का ही बताता हूँ। लेवल जो उसमें क्लॉक में से इसमें चलता है ना। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने ये बना दिया हाई लो बना दिया। अब ये जो होता है ना इसको कहते हैं राइजिंग एज, ऐसे करके राइज कर रहा है। लेवल और इसको कहते हैं फॉलिंग एज। मगर ये जो टाइम होता है इनकी राइजिंग और फॉलिंग एज के बीच में, ये वाला, इसको कहते हैं हाई लेवल। ये हाई लेवल है। और जब सिग्नल लो चला गया और थोड़ी देर तक लो है इसको कहते हैं लो लेवल। अगर सिग्नल हाई है थोड़ी देर के लिए तो हाई लेवल, और जब लो है थोड़ी देर के लिए तो लो लेवल। अब इसका प्रैक्टिकल यूज समझो। मान लो तुमने लो लेवल इंटरप्ट सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोलर की इंटरप्ट वाली पिन पे जब तक लो रहेगा जब तक इंटरप्ट आते रहेगा। तुमने बटन को दबाया, जब तक तुम बटन दबाए रखोगे ना जब तक इंटरप्ट आते रहेगा। इंटरप्ट वाले फंक्शन में बार बार जाते रहेगा। तो इसका एग्जांपल है जैसे तुम्हें एक ऐसा काउंटर बनाना है, तुमने 1 सेकंड तक बटन दबाया और वैल्यू 100 पहुँच गई, फिर 2 सेकंड तक बटन को दबाया वैल्यू 200 पहुँच गई। इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है, क्योंकि जब तक तुम बटन दबाओगे ना वैल्यू बढ़ती रहेगी 1 2 3 4 5 6। ये होता है लेवल, लो लेवल। ऐसे हाई लेवल होता है जब तक पिन का स्टेटस हाई है इंक्रीमेंट करते जाएगा, मतलब इंटरप्ट आते रहेगा। ये तुमने इंटरप्ट के अंदर इंक्रीमेंट करवा रखा है। तो ये रिलायबल नहीं होता, बस वैल्यू को फास्ट इंक्रीमेंट करने के लिए यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, तुम वीडियो गेम वगैरह खेलते हो लेवल सेट करते हो, या तुम्हारे पास डिटेल क्लॉक है तो वैल्यू सेट करते हो। अगर तुम दाएँ रखते हो तो 1 2 3 4 5 6 आते रहता है, छोड़ते हो रुक जाता है। जिसका एग्जाम्पल हो गया। और एज वाले का एग्जाम्पल है, तुमने एक बार बटन दबा के छोड़ा ना तो एक ही इंक्रीमेंट करेगा। तुम चाहे बहुत देर तक दबाओ या थोड़ी देर तक दबाओ, दबा के जब तुम छोड़ोगे जब ये वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। अब ये नोट कर लो, 0 0 पर लो लेवल है, 0 1 पे है लेवल चेंज। लेवल चेंज का मतलब ये है 2 बार इंटरप्ट आएगा। लेवल चेंज का मतलब एक बार हाई टू लो जाएगा तो इंटरप्ट आएगा, फिर लो टू हाई, मतलब तुमने बटन तो एक बार दबाया मगर इंटरप्ट 2 बार आएगा। लेवल चेंज मतलब जब भी लेवल चेंज होगा, पिन हाई से लो गया तो भी इंटरप्ट, लो से हाई गया तो भी इंटरप्ट। और उसके बाद 1 0 होता है फॉलिंग एज। फॉलिंग एज और 1 1 होता है राइजिंग एज। तो हम सिलेक्ट करने वाले हैं राइजिंग एज, तो ये याद रखना है लास्ट में हम 1 0 डाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी इस रजिस्टर की, इस पूरे रजिस्टर की वैल्यू, बाकी सारी वैल्यू तो 0 है, लास्ट में है 0 2 बनेगी ना, 2 बनेगी। हाँ हाँ 0 3 बनेगी, 0x 0 3। अब इसी का हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे।
इसका प्रोग्राम देखो, ये भी नोट कर लिया। अब प्रोग्राम में क्या चेंज आएगा, इंटरप्ट का मेथड, तो इंटरप्ट का जो हेडर फाइल है ये तो इंक्लूड करोगे। मेन के अंदर तुम चाहते हो कोई वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए और वो दिखे एलईडी पे, तो एलईडी पे दिखाने के लिए तुम एलईडी पोर्ट को आउटपुट बनाओगे। अब चेंज आएगा यहाँ पे, तुम्हें 03 प्री स्केलर यूज़ करना है इसमें। प्री स्केलर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम टाइमर यूज़ करते हैं प्री स्केलर का, तो ये हटा देते हैं, इसकी जगह कुछ और होगा। तुम्हें टाइमर की स्टार्टिंग वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम तो चला रहे हो एक्सटर्नल इंटरप्ट, टाइमर चला ही नहीं रहे, ये भी हटा दोगे। ग्लोबल इंटरप्ट तो इनेबल हो गई क्योंकि हम इंटरप्ट को चला रहे हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें 2 रजिस्टर बताए थे, GICR। GICR क्या करता है, कौन से इंटरप्ट को इनेबल करना है, और इसमें हमने क्या किया है, GICR और ये बस 2 रजिस्टर जो मैंने बताए हैं बस उन्हीं को इनेबल करना है। ये भी हटा दो, टाइमर से कुछ मतलब नहीं है। पोर्ट को आउटपुट बनाया है, ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करना है, ग्लोबल। और सबसे पहले हम GICR के एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल कर रहे हैं। देखो ये कौन सी बिट है, ये वाली 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, GICR की 6 बिट को इनेबल करना है। वन शिफ्ट 6 बिट को इनेबल करना, मतलब 6 बिट जो होती है वो होती है एक्सटर्नल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को इनेबल करने के लिए। अब तुम एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल कर रहे हो तो उसकी एज को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉलिंग एज में चाहिए, राइजिंग एज में चाहिए, बोट में चाहिए, लेवल में चाहिए। तो उसके लिए MCUCR रजिस्टर जो मैंने बताया था, MCUCR की वैल्यू क्या आई थी, 0x03, ये था राइजिंग एज के लिए। तो सारा काम हो गया, पोर्ट आउटपुट बन गया, एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल हो गया, हमने राइजिंग एज को सिलेक्ट किया और ग्लोबल इंटरप्ट को भी इनेबल कर दिया। इंटरप्ट की सारी सेटिंग हो गई। वाइल 1 में हमें कुछ नहीं करना है। अगर तुम 7 सेगमेंट पे काम कर रहे हो तो यहाँ डिस्प्ले कॉल कर दो, 7 सेगमेंट का डिस्प्ले, नहीं तो इसको खाली छोड़ दो। जो भी हमें करवाना है इंटरप्ट के फंक्शन में करवाना है, तो इंटरप्ट का बस नाम चेंज होगा। वो टाइमर इंटरप्ट था तो ये वाला इंटरप्ट क्या होगा, INT 0। ओवरफ्लो तो होता ही नहीं है, इसका नाम सिर्फ INT 0 है। इंटरप्ट 0 वेक्टर, इस नाम को वो पहचान लेगा क्योंकि इसके हेडर फाइल में इसका एड्रेस डिफाइंड होगा, तो वो सीधे इसी एड्रेस पे जंप करके आएगा जब भी इंटरप्ट आएगा। अब यहाँ पे तुमने क्या लिखा है, काउंट इंक्रीमेंट करें और उसको तुम डाल दो पोर्ट D पे, तुम काउंट की वैल्यू को डाल दो। अब ये कैसे काम करेगा, तुमने सारी इंटरप्ट की सेटिंग कर दी, इंटरप्ट इनेबल हो चुका है, मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट वाली पिन इनेबल हो चुकी है। जैसे इस पिन पे कुछ चेंज आएगा, तुमने जैसे कोई बटन दबाया तो नॉर्मली तो वाइल 1 में चल रहा था, जैसे तुमने बटन दबाया जंप करके आया अपने इंटरप्ट के फंक्शन में, एक्सटर्नल इंटरप्ट पे, क्योंकि तुमने स्टार्ट किसको किया था, एक्सटर्नल इंटरप्ट को। यहाँ पे आके उसने काउंट को इंक्रीमेंट करा, काउंट की वैल्यू मान लो 0 थी। अब तुमने बटन दबाया, बटन दबाते ही काउंट की वैल्यू हो गई 1 और वो पोर्ट D में चला गया। अब D पे वो तुम्हें दिखाई दी जाएगा क्या वैल्यू है, या तुम पोर्ट D पे काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करके दिखा दो। ये दूसरा तरीका है इंटरप्ट को चेक करने का। यहाँ पे तुम लिख दो पोर्ट D इक्वल टू निगेशन ऑफ पोर्ट D। पहले पोर्ट हाई होगा, फिर दबाओगे बटन, फिर लो हो जाएगा। तो तुम्हें पहले तो एलईडी भी प्रोग्राम टाइप करने हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट की हेल्प से। स्विच की सपोर्ट में आएगी सर, एक्सटर्नल इंटरप्ट की पिन होगी इसकी, जो तुम पिन डायग्राम देखोगे मोबाइल में ऐप है ना, ये प्रोटीज पे भी दिख जाएगा।
मैं तुम्हें दिखाता हूँ।